हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम वक्त। फ्रेंड्स, मैं करुणाकर आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 18 को। भारतीय संविधान के पार्ट 18 में टोटल 9 अनुच्छेद है, 352 से लेकर के 360 तक, और इसमें आपात उपबंध को डिस्कस किया गया है। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजिंग जरूर है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि बराबर एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मेरी कोशिश ये है इस वीडियो में कि इसे देखने के बाद आप लोगों को कभी भी किसी तरह का कन्फ्यूजन इस चैप्टर से न रहे, और साथ ही कभी एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे भी ना, गलत भी ना हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए दोस्तों, इमरजेंसी होता क्या है। इमरजेंसी, इसको ज़्यादा हम लोग किताबी डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, नॉर्मल कॉन्सेप्ट से समझे कि इमरजेंसी एक वैसा एडवर्स कंडीशन होता है, वैसा विपरीत परिस्थिति होता है जिसमें आदमी अपना साधारण जीवन जीना मुश्किल हो जाता है आदमी के लिए। और अगर इस हिसाब से देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान क्यों किया गया, तो भी आपको एक डिफिनेशन मिल जाएगा कि इमरजेंसी एक ऐसा विपरीत परिस्थिति है जिसमें निर्णय किसी एक आदमी को लेने का शक्ति देना चाहिए। इससे भी आसान भाषा में समझो तो इमरजेंसी यानी आपात का मतलब आफत, और इसको बहुत सभी रंग के इमरजेंसी होते हैं। आपके घर में भी कभी इमरजेंसी आता है, इसी तरह का इमरजेंसी है, नॉर्मली समझ लीजिए। जैसे अभी कोविड-19 का परेशानी है, ये भी इमरजेंसी। कभी भूकंप आता है, वो भी इमरजेंसी है। कहीं पे ट्रेन एक्सीडेंट होता है, ये भी इमरजेंसी है। तो इस तरह के इमरजेंसी होते हैं। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अभी हम बात करें सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी का, और किसी भी इमरजेंसी की हम यहाँ बात नहीं करेंगे, चाहे वो बाढ़ हो, भूकंप हो। हम सिर्फ 3 तरह के इमरजेंसी जो कि हमारे भारतीय संविधान में बताए गए हैं उसकी ही बात करेंगे। तो आइए अब इसके कुछ बेसिक्स थिंग्स देख लेते हैं, जैसे कि इमरजेंसी का प्रोविजन हमारे संविधान में कहाँ पे है। तो ये डील किया गया है पार्ट 18 में, भाग 18 में इमरजेंसी को डील किया गया। टोटल 9 अनुच्छेद है। आर्टिकल कहाँ से लेकर के, तो 352 से लेकर के 360 तक। और एक चीज़ और आप याद रखें, मैं ऐसे बताया भी हूँ संविधान के विदेशी स्रोत वाले वीडियो में, कि इमरजेंसी का प्रोविजन जो लिया गया है वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। जर्मनी, आपको याद भी कराया था कि जर्मनी से याद कीजिए हिटलर से तानाशाह, और आपातकाल तो कुछ तानाशाह वाली स्थिति होती है। तो इस हिसाब से ये प्रोविजन कहाँ से लिया गया होगा, तो जर्मनी से। तो ये भी इंपॉर्टेंट, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब देखिए, इमरजेंसी हमारे संविधान में 3 तरह के डिस्कस किए गए। एक तो है अनुच्छेद 352 में, जो कि राष्ट्रीय आपात है, नेशनल इमरजेंसी। सेकेंड है 356 में, जिसे स्टेट इमरजेंसी भी कहीं कहीं लिखा जाता है। एक्चुअली ये होता है राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल। तो आप जैसे याद रख सकते हैं, ये होता है राष्ट्रपति शासन। और तीसरा है अनुच्छेद 360 में डील किया गया है, जो है फिनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपात। अब हम सभी तीनों तरह के इमरजेंसी को एक एक करके डिटेल में देखेंगे, फिर लास्ट में एक टेबल के माध्यम से तीनों इमरजेंसी को कंपैरेटिवली अध्ययन करके और उसे याद करने का कोशिश करेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है नेशनल इमरजेंसी। तो फर्स्ट बात तो आती है कि नेशनल इमरजेंसी लगाया क्यों जाता है। देखिए, इमरजेंसी कभी भी आपके घर में भी इमरजेंसी अगर लगाया, जैसे मान के चले आपके घर में कुछ चिकन मटन खाने वाले लोग हैं, कोई ऐसा स्थिति आता है जब फिनेंशियल डेफिसिट हो गया, या फिर कोई पर्व त्यौहार है, या फिर कोई घर में हिंदू धर्म से अगर होंगे, तो कोई घर में अगर डेथ वगैरह हो गया तो आप नहीं खा सकते हैं। तो इस तरह से इमरजेंसी लगाया जाता है। आप अगर रेगुलर नॉनवेज खाने वाले आदमी हैं तो कुछ ना कुछ कारण की वजह से, तो देश में भी अगर इमरजेंसी लगती है तो उसका कुछ कारण होता है। तो कारण क्या क्या है ये पहले देखेंगे। तो नेशनल इमरजेंसी 3 कारण से लगाया जाता है, जो हमारे संविधान में डिस्कस है। एक तो वार, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरा आर्म्ड रिवेलियन। तो अब ये तीनों वर्ड को समझिए, तीनों मतलब क्या है। अब देखेंगे, वार मतलब युद्ध, एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब बाहरी आक्रमण, तो ये भी तो युद्ध हो गया। हाँ, तो दोनों में डिफरेंस है, नहीं तो डिफरेंस नहीं रहता तो 2 अलग अलग वर्ड हमारे संविधान में यूज नहीं किया गया होता। वार का मतलब होता है एक फॉर्मल डिक्लेरेशन होता है। कोई भी देश एक डिक्लेयर करता है कि हम वार करेंगे, युद्ध करेंगे, एक पेपर पे उसका फॉर्मेलिटी हो करके डिक्लेरेशन होता है। और एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब होता है बिना किसी सूचना के, जैसे भी घुसपैठ वगैरह देखते रहते हैं आप, तो इस तरह के किसी तरह का अचानक से अटैक हो जाता है, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल एग्रेशन। और तीसरा जो है आर्म्ड रिवेलियन, तो इसे बोलते हैं सशस्त्र विद्रोह हिंदी में। यानी कोई अगर देश के अंदर में, जैसे आप नक्सली विद्रोह वगैरह देखते हैं, सुकमा में हो जाता है छत्तीसगढ़ के, या फिर कोकराझार असम में हो जाता है, तो इस तरह के जो नक्सली विद्रोह होते हैं, या फिर और भी किसी तरह के एजिटेशन जो कि आर्म्ड के साथ यानी किसी तरह का अस्त्र शस्त्र लेकर के लोग करते हैं, तो उस स्थिति को बोला जाता है आर्म्ड रिवेलियन। अच्छा, इसके बारे में एक चीज और बता दूं कि इससे पहले आर्म्ड रिवेलियन नाम नहीं दिया गया था। इसका नाम था पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी आंतरिक अशांति, लेकिन इसे बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा नाम बदल करके इसका नाम कर दिया गया आर्म्ड रिवेलियन। ऐसा क्यों किया गया वो आप आगे समझेंगे, क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि इसका मिसयूज हो रहा था। जब 1975 में इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी, तो उस समय क्या हुआ था कि उसके विरोध में डिक्टेटरशिप का थोड़ा ये माहौल हो गया था देश में, तो उनके विरोध में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो उस समय क्या किया गया था कि इस नाम से, इस चीज़ का मिसयूज करते हुए कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे इंदिरा गांधी ने क्या किया कि सभी जितने भी वरिष्ठ नेता थे, विपक्षी दल के नेता थे, उन सबको जेल में डाल दिया गया।
तो अब उसी मिसयूज को बदलने के लिए 44वें संविधान संशोधन में, कि ताकि ये मिसयूज फ्यूचर में कभी ना हो, एक नया नाम दे दिया कि आर्म्ड रिवेलियन, यानी कोई अगर शांतिपूर्ण ढंग से कहीं भी आंदोलन कर रहा है तो आप उसे इमरजेंसी का कारण मान करके इमरजेंसी प्रोक्लेम नहीं कर सकते। तो तीसरे स्थिति के तहत आप इमरजेंसी तभी क्लेम कर सकते हैं जब आर्म्ड रिवेल हो रहा है, यानी सशस्त्र विद्रोह हो रहा है शस्त्र के साथ। अब बात आती है कि इमरजेंसी को प्रोक्लेम कौन करता है। तो इमरजेंसी को हमेशा राष्ट्रपति प्रोक्लेम करते हैं, यानी राष्ट्रपति घोषणा करते हैं। उद्घोषणा जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, चाहे वो कोई भी इमरजेंसी हो। तीनों तरह के इमरजेंसी का प्रोविजन में आप यहीं से याद रखिए कि राष्ट्रपति ही घोषणा करते हैं। और राष्ट्रपति इसको घोषणा कब करते हैं, तो वो जब श्योर हो जाते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंट हो जाता है कि किसी तरह का वार या तो देश में चल रहा है या फिर होने वाला है। ऐसा नहीं कि हम वेट करेंगे कि जब हम पे पाकिस्तान आक्रमण कर देगा तभी हम इमरजेंसी लगाएंगे। उनको अगर विश्वास है कि आक्रमण होने वाला है तो भी वो इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। और राष्ट्रपति की भी जहाँ तक की बात है तो राष्ट्रपति भी पर्सनल सेटिस्फेक्शन और पर्सनल कॉन्फिडेंस के आधार पर कभी इमरजेंसी प्रोक्लेम नहीं करते हैं, बल्कि वो प्रोक्लेम करते हैं कैबिनेट के रिटेन एडवाइस पे। कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में मैंने अंतर बताया है। तो अभी यहाँ बात हो रही मंत्रिमंडल की। इससे पहले जो प्रोविजन था, मतलब 44वें संविधान संशोधन के पहले का जो प्रोविजन था, उसमें रिटेन एडवाइस का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन मिसयूज की वजह से अब इसे रिटेन एडवाइस कंपलसरी कर दिया गया है। तो जब कैबिनेट के रिटेन एडवाइस पे राष्ट्रपति श्योर हो जाता है कि हाँ ये कंडीशन इमरजेंसी के लिए पर्याप्त है, तो वो इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर देते हैं आर्टिकल 352 के तहत, और वह इमरजेंसी 1 मंथ तक लागू रहता है। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद आपको संसद के दोनों सदनों से अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर संसद का दोनों सदन स्पेशल मेजोरिटी के साथ प्रूव कर देता है कि हाँ इमरजेंसी रहना चाहिए, तो अगले 6 महीने तक इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है स्पेशल मेजोरिटी, एक ऐसा ही होता है सिंपल मेजोरिटी। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है कि जितने संसद सदन में मौजूद होंगे उनका हाफ से 1 वोट ज़्यादा, और जो टोटल इलेक्टेड मेंबर होंगे, जैसे मान के चलिए हम लोग फेयर एक आइडियल एक नंबर ले लेते हैं 500। अगर 500 इलेक्टेड मेंबर्स है तो उनका 2/3 कितना होगा, तो 334 मेंबर्स, यानी प्रेजेंट मेंबर्स का आधा से 1 ज़्यादा, और 334 मेंबर अगर वोट कर देते हैं इसके पक्ष में प्रस्ताव के, तो इमरजेंसी अप्रूव हो जाएगा और अगले 6 महीने तक लागू रहेगा। अगर वहीं पे जैसे मान लीजिए कि 334, अगर टोटल सदन में मौजूद ही है 300 लोग, तो 300 लोग मौजूद है तो उसका हाफ से ज़्यादा सिंपल मेजोरिटी तो मिल जाएगा कि 150 लोग से ज़्यादा, यानी 151 लोग वोट करते तो इससे सिंपल मेजोरिटी हो गया। लेकिन वहीं पे अगर 500 टोटल इलेक्टेड मेंबर है तो स्पेशल मेजोरिटी के लिए उसका 2/3 यानी 334 मेंबर होना चाहिए, जबकि सदन में 300 मेंबर ही अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में यह प्रस्ताव पारित नहीं होगा। लेकिन यदि स्पेशल मेजोरिटी से आपातकाल के प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तो वो अगले 6 मंथ तक फिर से लागू हो जाता है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और आप याद रखेंगे, अभी एक बार अप्रूव हो गया तो 6 मंथ के लिए, लेकिन अगले 6 मंथ खत्म होते होते अगर एक बार फिर से अप्रूव कर दिया जाएगा तो फिर अगले 6 मंथ के लिए, फिर इसी तरह से 6 मंथ के लिए इनडेफिनिट पीरियड तक। इसका टाइम लिमिट नहीं, जब तक वैसी स्थिति देश में बनी रहेगी तब तक आपातकाल लागू रहेगा। और एक चीज़ और आप याद रखें कि ये जो 1 मंथ पहली बार जो प्रोक्लेम करने के बाद समय दिया गया है, अगर इसके 1 मंथ के अंदर में अप्रूव नहीं हो जाता है स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, तो आपातकाल अपने आप रिवोक माना जाता है, यानी खत्म मान लिया जाता है। ऐसे ही 6 मंथ के, हर एक 6 मंथ के भीतर अगर फिर से प्रस्ताव पारित नहीं होता है स्पेशल मेजोरिटी से, तो उस समय आपातकाल रिवोक हो जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़, ये भी आप याद रखें। अच्छा, एक चीज़ और आप यहाँ से याद रखेंगे कि पहले जो आपातकाल का प्रोविजन था वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, कठोर नहीं था, आराम से लगाया जा सकता था और उसको हटाना मुश्किल था। तो इसी का जब मिसयूज़ कर दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में, तब जा करके जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, उस समय बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न बनाए गए जिससे कि आपातकाल को लगाना मुश्किल कर दिया गया और हटाना आसान कर दिया गया। उसी में एक प्रोविज़न ऐसा डाला गया कि अगर संसद को महसूस हो रहा है कि आपातकाल गलत तरीके से लगाया गया है तो उस पर पुनर्विचार करने के लिए अगर लोकसभा का 1/10 सदस्य हैं, टोटल अगर 500 मेंबर है तो 50 लोग अगर लिखित में अध्यक्ष को या फिर राष्ट्रपति को, अगर सत्र चल रहा होगा तो वो अध्यक्ष को लेटर देंगे, और अगर सत्र नहीं चल रहा होगा तो राष्ट्रपति को लेटर देंगे। अगर सिफारिश कर देते हैं इस पे मंथन करने के लिए, तो फिर से स्पेशल सत्र आहूत किया जाता है और फिर उसमें विचार विमर्श होता है, और फिर उस हिसाब से इमरजेंसी का एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है। अब बात आती है कि इमरजेंसी लागू होने के बाद इफेक्ट क्या पड़ता है, यानी नॉर्मल जो शासन व्यवस्था है इस सब पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे बड़ा और सबसे फर्स्ट इफेक्ट जो वो क्या होता है कि जो राज्य की कार्यपालिका है, जो राज्य की सरकार होती है, जो काम करने के लिए जिम्मेदारी, वो केंद्र के कार्यपालिका के अधीन आ जाती है, यानी केंद्र के डायरेक्शन पे उसे अब काम करना पड़ता है। और साथ ही राष्ट्रीय आपात में जो विधायी शक्ति है, अगर राज्य सरकार की विधायी शक्ति, यानी जो आप समावर्ती सूची में पढ़े होंगे राज्य सूची के विषय, उस पर भी कानून बनाने का शक्ति केंद्र के पास भी चला जाता है। हालांकि नेशनल इमरजेंसी के समय राज्य विधायिका को निलंबित नहीं किया जाता है, वो काम करती रहती है, लेकिन उसको पूरा डायरेक्शन केंद्र की तरफ से मिलता रहता है, उसे काम करना मजबूरी होता है।
तीसरी बात, इसका फिनेंशियल इफेक्ट भी होता है कि राष्ट्रपति जो केंद्र और राज्य के बीच में टैक्स का डिवीजन होता है या फिर किसी तरह का फिनेंशियल लेन देन होता है तो उसका अनुपात घटाया बढ़ाया जा सकता है, फिर कैंसिल भी कर दिया जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति के पास हाथ में पावर आ जाता है इमरजेंसी लगने के बाद। एक और इफेक्ट है कि अगर लोकसभा का कार्यकाल अगर खत्म हो रहा है इमरजेंसी के पीरियड में तो कानून बना करके एक बार में एक साल के लिए अनलिमिटेड पीरियड तक लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, यानी वही सरकार बनी रह जाएगी, जैसा कि हुआ भी था 1975 के इमरजेंसी में। 75 में सरकार गिरने वाली थी लेकिन उसी समय इमरजेंसी लगा करके उसको 77 तक कंटिन्यू कर दिया गया। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लोग के फंडामेंटल राइट्स पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है इमरजेंसी का। देखो नॉर्मली फंडामेंटल राइट्स को छूछा करना बहुत ही मुश्किल है, आप रिट्स में भी पढ़े होंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार में कि फंडामेंटल राइट्स का हनन कोई नॉर्मल स्थिति में नहीं कर सकता है, लेकिन आपातकाल में अनुच्छेद 358 और 59 बताता है कि मौलिक अधिकारों का भी हनन किया जा सकता है। ऐसे अनुच्छेद 358 जो वो बताता है कि अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार दिए गए, अब कौन से मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19 में, उसके लिए मैं अपने मौलिक अधिकार वाले वीडियो को रेफर करूंगा, वहां से आप देख लीजिए। आपको रिकैप करा दे तो थोड़ा सा, ताकि आपको समझने में भी परेशानी ना हो। 19 में अधिकार है, एक तो पहला है फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, जैसे बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी। दूसरा है देश में कहीं भी किसी कोने में जाकर के बसने की आज़ादी, किसी स्वतंत्र रूप से आवागमन करने की आज़ादी, और किसी भी तरह का पेशा प्रोफेशन करने का आज़ादी, किसी तरह का बिजनेस करने का आज़ादी। तो ये सब जो है वो निलंबित हो जाता है, यानी आप इसके लिए किसी कोर्ट में नहीं जा सकते कि हमें इस अधिकार से वंचित किया जा रहा है। और वहीं अनुच्छेद 359 डील करता है इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, यानी अनुच्छेद 19 के अलावा उसके बारे में, उसके निलंबन के बारे में, जो कि राष्ट्रपति के प्रोक्लेमेशन में इटसेल्फ डील होता है। यानी राष्ट्रपति जब उद्घोषणा करते हैं तो उसमें लिखा रहता है क्लियरली कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स को डिसमिस किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आप ध्यान रखेंगे कि जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था उससे पहले जो आपात का उपवन था, प्रोविजंस थे, उसमें जो फंडामेंटल है 20 और 21 में डील है। 21 क्या है तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और 20 है कि अपराधों के प्रति दोष सिद्धि का अधिकार। तो इन दोनों अधिकारों को भी निलंबित कर दिया जा सकता था, और इसी वजह से सभी आदमी को जेल में डाल दिया गया था जितने भी रिवेलियन थे। लेकिन अब ये प्रोविजन मजबूत कर दिया गया है, अब किसी भी स्थिति में, किसी भी आपातकाल में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन, निलंबन नहीं किया जा सकता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इमरजेंसी के समय किस मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव के लिए एक चीज़ और याद रखिए कि 358 में जो अनुच्छेद 19 के निलंबन के बारे में बोला गया है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें दो ही रीजन में, अगर वार के वजह से या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से अगर आपातकाल लागू हुआ है तब 19 अनुच्छेद जो है वो निलंबित हो जाता है। आर्म्ड रिवेलियन यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस जिसका पहले नाम था, इस कारण से अगर आपातकाल लगाया जाता है तो आदमी का वो अधिकार रहता है कि कहीं भी कोई बात अपना रख सके, सभा संगठन बना सके, देश में इधर से इधर कहीं भी फ्रीली आज आवागमन कर सके। ये सब अधिकार जो है 19 में ये उनका बना रहता है। तो ये सारे इफेक्ट्स थे नेशनल इमरजेंसी के। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि नेशनल इमरजेंसी देश में कब कब लगाया और कितनी बार। तो अभी तक देश में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाया गया, और कब कब लगाया वो आइए देख लेते हैं। तो पहली बार लगाया गया था 26 अक्टूबर 1962 को, जो कि चला था 10 जनवरी 1968 तक। 6 साल तक कंटिन्यू रहा था नेशनल इमरजेंसी। वो समय क्या था तो इंडो चाइना वार, जब चीन से हमारी लड़ाई हुई थी 1962 में, तो उस समय इमरजेंसी लगा था जो कि 6 साल तक चला। दूसरी बार इमरजेंसी लगाया गया था 3 दिसंबर 1971 को, जो कि कंटिन्यू रहा था 21/3/1972 तक। और ये कब तो इंडो पाकिस्तान वार के समय, जब भारत और पाकिस्तान का वार हुआ था बांग्लादेश को लेकर के 1971 में, तब। इनफैक्ट इसका एंडिंग डेट ये नहीं, कभी कभी माना जाता है कि इसका भी एंडिंग साथ ही में हुआ जब तीसरा इमरजेंसी लगा दिया गया। और तीसरी बार इमरजेंसी कब लगाया गया तो तीसरी बार इमरजेंसी लगाया गया था 25/6/1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा, जो कि कंट्रोवर्शियल भी रहा था। वो रिवोक किया गया था 21 मार्च 1977 को। और ये कंट्रोवर्शियल इसके लिए रहा था कि इससे बताया गया था कि पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए इमरजेंसी लगाया गया। कि क्या हुआ था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था कि इंदिरा गांधी जहाँ से चुनाव लड़ी है वो चुनाव लड़ने का तरीका अवैध है, और इस तरह से उन्हें अपने पोस्ट से त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो इसी के विरोध में इंदिरा गांधी अपने पावर का यूज़ करते हुए इमरजेंसी लगा दी थी, जिससे बहुत सारा वायोलेशन भी हुआ था। संपूर्ण क्रांति के समय में सभी को जेल में रख दिया गया था बिना किसी कारण से। और इसके अलावा उसी समय सबसे बड़ा संविधान संशोधन भी हुआ था, 42वां संशोधन 1976 में हुआ था, जो इमरजेंसी के पीरियड में हुआ था, जिससे कि एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बताया गया, जो कि सरकार के हाथ में बहुत सारा पावर देने के लिए कर दिया गया था। तो इसी के लिए यह इमरजेंसी बहुत विवादित रहा था, और 21/3 में फाइनली 1977 में खत्म हो गया था। इनफैक्ट ये दोनों इमरजेंसी, सेकेंड और थर्ड इमरजेंसी, दोनों का रिवोकेशन इसी डेट को माना जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, कभी पूछ लिया जाता है परीक्षा में। अब चलिए अगले तरह के इमरजेंसी को देखते हैं। अब क्या है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, इसे डील किया गया आर्टिकल 356 में, यानी अनुच्छेद 356 में।
और इसे भी लागू करते राष्ट्रपति ही। मैंने पहले ही बता दिया कि तीनों तरह के इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन राष्ट्रपति ही करते हैं। इसका कारण क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति ये संतुष्ट है, उनको कॉन्फिडेंस है कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यानी किसी स्टेट में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। अब ये वर्ड क्या होता है, संवैधानिक तंत्र विफल है, इसमें किस किस तरह का बातें आ सकती है। तो इसके लिए एक तो मैं रेफर करूंगा अनुच्छेद 365। इसमें बताया गया कि अगर कोई राज्य केंद्र के किसी डायरेक्शन का सही तरह से फॉलो नहीं कर रहा है तो उस स्थिति को फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी माना जा सकता है और राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। दूसरी बात ये रहती है कि अगर जैसे कभी इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में किसी दल को फुल मेजोरिटी नहीं आया और कोई दल गठबंधन करने की कवायद में भी नहीं है और मेजोरिटी पाने के लिए एग्री नहीं है, तो इस स्थिति में भी अगर दोबारा चुनाव कराना पड़ा तो उसके गैप के लिए राष्ट्रपति वहाँ इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं और राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तीसरी बात रहती है कि अगर गवर्नमेंट चल रही है लेकिन कभी मेजोरिटी का परीक्षण हो जाता है, लगभग कभी चैलेंज कर दिया जाता है मेजोरिटी को, तो फ्लोर टेस्ट होता है। फ्लोर टेस्ट में अगर बहुमत किसी दल का साबित नहीं होता है तो उस दल की सरकार गिर जाती है और उस स्थिति में भी राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सकते हैं। अब यहाँ भी बात आती है कि क्या राष्ट्रपति का पर्सनल सेटिस्फैक्शन सफिशिएंट है, तो नहीं। यहाँ भी या तो गवर्नर के एडवाइस पे, रीजन जो भी हो, गवर्नर के एडवाइस पे या फिर कैबिनेट के एडवाइस पे इसे भी लागू किया जा सकता है। और यह एक बार अगर लागू कर दिया जाता है तो 2 मंथ के लिए प्रभाव में रहता है और उस 2 मंथ के अंदर में आपको संसद के दोनों सदनों से सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, यानी प्रेजेंट वोटिंग मेंबर के 50% से एक ज़्यादा सदस्य के द्वारा अगर वोट करके अप्रूव कर दिया जाता है तो फिर से ये राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में 6 मंथ के लिए कंटिन्यू रह सकती है। और फिर अगले 6 मंथ पूरा होने से पहले उसी बीच में अगर फिर से उसे अप्रूव कर दिया जाता तो फिर अगले 6 मंथ के लिए अप्रूव हो जाती और इसी तरह से ये अगले 6 मंथ करके पूरा 3 साल तक मैक्सिमम लगाई जा सकती है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस हो जाता है कि नेशनल इमरजेंसी में जहाँ 6 मंथ के लिए बढ़ा करके इंडिफिनिट पीरियड के लिए लगाया जा सकता था, यहाँ पे मैक्सिमम 3 साल के। अगर 3 साल से ज़्यादा के लिए इमरजेंसी लगाना है तो फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं वहाँ बताना भूल गया है कि जैसे स्टेट इमरजेंसी जो वो किसी खास स्टेट में लगाया जाता है जहाँ का कि संवैधानिक तंत्र विफल है, तो उसी तरह से नेशनल इमरजेंसी भी है कि नेशनल इमरजेंसी या तो पूरे देश में या फिर किसी स्पेसिफिक एरिया में भी लगाया जा सकता है। जैसे अगर नक्सली विद्रोह हो गया छत्तीसगढ़ में तो जरूरी नहीं है कि अब महाराष्ट्र में भी इमरजेंसी लगा दिया जाए, छत्तीसगढ़ में भी इमरजेंसी लगा करके काम लिया जा सकता है। दूसरी बात, अगर लद्दाख में किसी तरह का विरोध हो रहा है, विद्रोह हो गया या फिर बाहरी आक्रमण हो गया, अगर सरकार को लगता है कि नहीं पूरे देश में इमरजेंसी की आवश्यकता नहीं, तो जरूरी नहीं कि कन्याकुमारी में भी इमरजेंसी लगे, तो ये सुविधा है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रेसिडेंट रूल की, तो इसमें 6 मंथ के लिए बढ़ा करके मैक्सिमम 3 साल तक इमरजेंसी लगाया जा सकता है। उसमें भी क्या, तो 1 साल के बाद इमरजेंसी बढ़ाने के लिए नॉर्मली 1 साल तक साधारण रूप से लगाया जा सकता है, लेकिन 1 साल के बाद इमरजेंसी बढ़ाने के लिए 2 चीज़ आवश्यक होती है। एक तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा सर्टिफिकेट कि इस स्थिति में यहाँ पे चुनाव कराना संभव नहीं है। दूसरी बात कि उस समय देश के किसी अन्य भाग में इमरजेंसी लागू होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं तो इमरजेंसी को 1 साल से बढ़ाया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में 1 साल से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 3 साल से ऊपर किसी भी स्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। संविधान संशोधन करना ही पड़ेगा उसके लिए। और राष्ट्रपति शासन से एक चीज़ और आप याद रखें, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पहली बार कब और कहाँ लगा था। तो पहली बार लगी थी ये 20 जुलाई 1951 में पंजाब में लगाया गया था। तो ये भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। अब बात आती है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो इफेक्ट्स इसका क्या होता है। इसका इफेक्ट्स होता है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति, यानी जो सरकार चला रही होती है, वो शक्ति अब डायरेक्ट राष्ट्रपति के हाथ में चली जाती है। राष्ट्रपति यानी केंद्र अब राज्य के शासन प्रशासन को देखेगा। दूसरी चीज़ होती है कि जो विधायी शक्ति होती है स्टेट की, यानी स्टेट का जो लेजिस्लेशन पावर होता है, जो विधानमंडल का शक्ति होता है कानून बनाने का, वो भी शक्ति अब डायरेक्ट केंद्र को हस्तांतरित हो जाती है। तो ये दोनों इफेक्ट्स होते हैं इसके इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि जुडिशियरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप नेशनल इमरजेंसी में भी याद रखें कि जुडिशियरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जुडिशियरी पे केंद्र का कोई दबाव नहीं होता है, चाहे वो स्टेट इमरजेंसी हो या फिर नेशनल इमरजेंसी हो। तो मैं समझता हूँ अब आपको इसमें भी कोई कंफ्यूजन ना हो। चलो अगले इमरजेंसी की ओर बढ़ते हैं। अगला है फिनेंशियल इमरजेंसी, हिंदी में इसे कहते हैं वित्तीय आपात। और इसको डील किया गया कहाँ पे संविधान में, तो पार्ट 18 के आर्टिकल 360 में, यानी अनुच्छेद 360 में। और मैंने पहले ही बताया उन्हीं दोनों इमरजेंसी की तरह यहाँ भी राष्ट्रपति ही इसका प्रोक्लेमेशन कर सकते हैं, राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा कर सकते हैं। और यहाँ भी सेम कंडीशन है कि अगर राष्ट्रपति सेटिस्फाई है, नॉट पर्सनल सेटिस्फेक्शन बट सेटिस्फेक्शन थ्रू यूनियन कैबिनेट, कि देश को किसी तरह का थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट, यानी राष्ट्र को वित्तीय स्थिरता का कोई संकट है या फिर साख का कोई संकट है। अब ये दोनों वर्ड क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब हुआ कि
आर्थिक स्थिरता, यानी जैसे देश में जो ये मौद्रिक तंत्र है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से लेकर के शेयर मार्केट वगैरह, तो इस तरह के जितने भी स्थानिक तंत्र है वो अगर धाराशायी हो जाते हैं तो उस स्थिति में फिनेंशियल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। दूसरी बात है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है जैसे कभी भी देश को जरूरत पड़ता है तो विदेशों से, एडीबी से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लेते रहते हैं, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, सबसे हमें लोन वगैरह का जरूरत पड़ता है। तो उस स्थिति में क्रेडिट को जब धक्का लग जाता है, थ्रेट हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि अब दूसरे कंट्री लोन देने में या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस है इंटरनेशनल, वो लोग लोन देने में कोताही बरतेगी। तो अगर ऐसा भी स्थिति देश को हो जाता है तो इस इमरजेंसी का प्रोविजन किया गया है। हमारे संविधान के दूरदर्शी लोग थे, वो लोग प्रोविजन कर रखे हैं, हालांकि अभी तक बाई चांस हमें इस इमरजेंसी की कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ी है। तो फिनेंशियल इमरजेंसी जो है आज तक देश में कभी लगाया नहीं गया, लेकिन इसका प्रोविजन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। और अगर इसकी भी उद्घोषणा कर दी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा तो ये 2 मंथ के लिए लगातार लागू रह सकता है। जैसे फर्स्ट आप नेशनल इमरजेंसी में देखे टाइम पीरियड था 1 मंथ का, और राष्ट्रपति शासन में टाइम पीरियड था 2 मंथ का, उसी तरह से फिनेंशियल इमरजेंसी में भी 2 मंथ का टाइम पीरियड है। एक बार लगा दिया गया तो 2 मंथ तक लागू होगा। उसके बाद अगर आपको बढ़ाना है तो फिर संसद के दोनों सदनों से अप्रूव कराना पड़ेगा सिंपल मेजोरिटी के द्वारा। और अगर संसद का दोनों सदन उसे सिंपल मेजोरिटी के द्वारा अप्रूव कर देती है तो वो अनलिमिटेड पीरियड तक लागू हो जाएगा। दोनों में क्या था कि अगले 6 मंथ तक लागू होता था, वो भी कब तक, जब तक रिवोक नहीं कर लिया जाए, और राष्ट्रपति शासन में 3 साल तक। लेकिन यहाँ पे जो है कि जब तक रिवोक नहीं किया जाए अनलिमिटेड पीरियड तक बिना दोबारा अप्रूवल के लागू रह सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि अगर वित्तीय आपातकाल की घोषणा ऐसे समय में की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया है, तो उस समय क्या होगा कि 2 मंथ के भीतर ही राज्यसभा का ये सिंपल मेजोरिटी के द्वारा इसे अप्रूव करना जरूरी हो जाता है। और साथ ही जब नया लोकसभा निर्वाचित होगी तो उसके फर्स्ट मीटिंग के 30 दिन के अंदर में इसे स्वीकृति देनी पड़ेगी, नहीं तो इसे रिवोक मान लिया जाएगा। ये सब तो नॉर्मल चीज़ें थी, लेकिन इसका इफेक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसका इफेक्ट सबसे हटके है। एक तो पहली बात जो कि राष्ट्रीय आपात में देखे थे कि राज्य और केंद्र के बीच में धन बंटवारा का जो ये रहता है मैकेनिज्म, उसे राष्ट्रपति अपने मन से डिसाइड कर सकता है। यानी किसी राज्य को जो वित्त अलॉट किया जाता है उसमें कोई किसी तरह का अगर कमी चाहे राष्ट्रपति तो कर सकता है। दूसरी चीज़ होती है इसमें कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी राज्य सरकार को ये डायरेक्शन दे सकती है कि बिना उसके अप्रूवल के आप वित्त विधेयक सदन में पेश ना करें किसी भी तरह के पैसा का जरूरत के लिए। तीसरी बात ये हो जाती है कि इसमें न्यायपालिका भी इफेक्ट हो जाता है। आप देखे होंगे कि उन दोनों इमरजेंसीज में जुडिशियरी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, न्यायपालिका को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इसमें क्या है कि न्यायपालिका के पर भी प्रभाव पड़ता है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन लोगों को वेतन एवं भत्तों में भी कटौती किया जा सकता है। साथ ही सरकारी कर्मचारी के वेतन भत्ते में भी कटौती किया जा सकता है। तो ये स्पेशल होता है फिनेंशियल इमरजेंसी में। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज तक हमारे देश में कभी वित्तीय आपात नहीं आया। एक बार 1990 के आसपास ये संकट गहराया था, लेकिन उस समय भी हम लोग ऐसे ही निपट लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब वित्तीय आपात में भी आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अब आइए एक टेबल के माध्यम से तीनों आपात को कंपेरिजन करके याद करने की कोशिश करते हैं। तो पहला अंतर है तीनों में कि नेशनल इमरजेंसी डील किया गया है अनुच्छेद 352 में। वहीं पे प्रेसिडेंट रूल कहाँ पे डील किया गया है तो अनुच्छेद 356 में। प्रेसिडेंट रूल के एक प्रोविजन को ऐसे 365 में भी डील किया गया, वो कि राज्य अगर केंद्र के डायरेक्शन को नहीं मानती है वाला। तीसरा है फिनेंशियल इमरजेंसी, तो इसे डील किया गया है अनुच्छेद 360 में। तो पहला अंतर तो यही हो गया कि नेशनल इमरजेंसी 352, प्रेसिडेंट रूल 356 और ये फिनेंशियल इमरजेंसी अनुच्छेद 360 में डील किया गया। दूसरा अंतर है कि किस कारण से इमरजेंसी लगाया जाता है। तो जो नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है इसका कारण होता है या तो वार या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रिवेलियन। और वहीं पे प्रेसिडेंट रूल का है कि फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी राज्य में किसी तरह का संवैधानिक तंत्र विफल रहता है। और वहीं पे फिनेंशियल इमरजेंसी है कि थ्रेट टू फिनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, यानी देश के वित्तीय स्थिरता और साख को संकट रहता है तब लगाया जा सकता है। तीसरा अंतर है कि ये अप्रूव हो जाना चाहिए 1 मंथ के भीतर ही, यानी संसद का दोनों सदन इसे 1 महीने के भीतर ही अगर अप्रूव कर देता है तभी ये कंटिन्यू रह सकता है। वहीं पे इस दोनों में क्या है कि प्रेसिडेंट रूल में और फिनेंशियल इमरजेंसी में किसी 2 मंथ का समय रहता है कि 2 मंथ में आप अप्रूवल ले लीजिए। तीसरा अंतर है कि राष्ट्रीय आपात को आपको स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा इसे अप्रूव कराना पड़ता है, स्वीकृति देनी पड़ती है। वहीं पे प्रेसिडेंट रूल में क्या कि सिंपल मेजोरिटी से भी अगर अप्रूव कर दिया जाता है तो आपातकाल लागू हो जाता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी सिंपल मेजोरिटी ही इनफ है। अब ये स्पेशल मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी क्या है मैंने वीडियो में बता दिया है। तो ये अगले अंतर को देखते हैं। नेक्स्ट अंतर है कि इसका मैक्सिमम पीरियड क्या होता है। तो नेशनल इमरजेंसी का मैक्सिमम पीरियड 6 मंथ के लिए होता है। अगर इसको बार 6 मंथ के अंदर में अप्रूव करा लिया जाए तो इंडिफिनिट पीरियड तक, लास्ट लिमिट कुछ भी नहीं है। वहीं पे प्रेसिडेंट रूल का है कि अगर 6 मंथ के लिए अप्रूव करा भी लिया जाता है तो इसका मैक्सिमम लिमिट है 3 साल तक। अगर 3 साल से बियॉन्ड इसको
बढ़ाना है तो फिर संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। और फिनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो फिनेंशियल इमरजेंसी अगर एक बार 2 मंथ के बाद अप्रूव हो जाता है तो ये अनलिमिटेड पीरियड तक कंटिन्यू रहता है, यानी इसे जब तक रिवोक नहीं किया जाए तब तक इसे कंटिन्यू रखा जा सकता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट रहते थे। मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा किसी भी तरह के इमरजेंसी में। अब एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि पार्ट 18 के जो बाकी बचे अनुच्छेद है उसे मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ ताकि इन अनुच्छेदों के लिए हमें सेपरेट वीडियो बनाने की जरूरत ना पड़े। पार्ट 18 में पहला जो अनुच्छेद है वो 352, इसके बारे में मैंने बता दिया कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, वो नेशनल इमरजेंसी के बारे में। पार्ट 18 का दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 353 जो कि डील करता है आपातकाल के उद्घोषणा का प्रभाव, यानी जैसे मैकेनिज्म क्या हो जाता है तभी राज्य के सरकार के शक्ति में और केंद्र सरकार के शक्ति में, उस सब का डीलिंग करता है। वहीं पे तीसरा आर्टिकल है अनुच्छेद 354 जो कि धन बंटवारा से संबंधित राष्ट्रपति की शक्ति को डिफाइन करता है इमरजेंसी के काल में। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 355 जो कि बताता है कि यूनियन का ये दायित्व होता है कि किसी भी स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाएगा। और यही कारण है कि ये शक्ति यूनियन को दिया गया है आपातकाल लगाने का, क्योंकि अगर स्टेट में किसी तरह का इंटरनल डिस्टर्बेंस भी है और या फिर बाहरी आक्रमण भी हुआ, जैसे जम्मू कश्मीर के एरिया में अगर पाकिस्तान का आक्रमण हुआ तो ये ड्यूटी केंद्र सरकार का है कि फिर जिस तरह से हो राज्य को सुरक्षा प्रदान करे। अगला प्रोविजन है अनुच्छेद 356 जिसमें कि राष्ट्रपति शासन के बारे में डील किया गया है। तो ये तो हमने अच्छे से देख ही लिया, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आर्टिकल है 357 जिसमें कि लेजिस्लेटिव पावर के बारे में डील किया गया है कि कैसे का विधायी शक्ति केंद्र के पास चला जाता है। अच्छा, इसके अलावा 353 में तो हम लोग देख ही लिया कि क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं इसके कार्यपालिका शक्ति पे, और 354 में हम लोगों ने ये देख लिया कि धन आवंटन की शक्ति पे क्या प्रभाव पड़ता है, और ये है लेजिस्लेटिव पावर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये तीनों को आप एक साथ जोड़ करके याद रखें। अगला है आर्टिकल 358, इसमें मौलिक अधिकारों पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में डील किया गया। वहीं पे 359 भी, ये भी मौलिक अधिकार से संबंधित है, लेकिन ये वैसे मौलिक अधिकार से संबंधित है जिसकी घोषणा आपातकाल की घोषणा के लेटर में खुद ब खुद राष्ट्रपति के द्वारा कर दिया जाता है। और वहीं पे लास्ट है आर्टिकल 360 जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविजन को डील करता है। तो दोस्तों ये थे भाग 18 के इमरजेंसी से रिलेटेड सारे प्रोविजंस, मैंने बहुत डिटेल में बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इस चैप्टर से आप लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर इस तरह के और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए इतना ही, नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।